गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास 11 का वेक्टर का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 तक किए थे। ये जाने थे कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो ये सारा चीज़ हम लोग कर लिए थे। आज सेकंड लेक्चर में हम वेक्टर का कॉन्सेप्ट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 3 तक तो हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। अच्छा, जो आज फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं वो पहले वेक्टर का लेक्चर 1 देख लीजिएगा, उसके बाद लेक्चर 2 देखिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो आज हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 4 की ओर आते हैं। तो देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो है वो बताता है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर के बारे में। बोलता क्या है कि व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज 0 यूनिट देन इट इज कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। यानी कि कल हम आपको बताए थे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। जो लेंथ ऑफ एरो होता है वो बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी को, और जो एरो का निशान होता है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी को। कल बताए थे। तो यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड जो है वो तो 0 है, यूनिट है। मैग्नीट्यूड कितना है? 0 यूनिट है। इसीलिए इसका तो लेंथ होगा ही नहीं। तो जब लेंथ नहीं होगा तो इट इज जस्ट लाइक ए क्या होगा? पॉइंट होगा। जस्ट लाइक ए क्या होगा? पॉइंट होगा। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 0 तो लेंथ नहीं होना चाहिए, यानी इट इज जस्ट लाइक ए पॉइंट। अच्छा, और आपको पता है कि पॉइंट का डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है, तो यही रीजन है कि इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। इसका डायरेक्शन क्या होता है? डिफाइन नहीं होता है। चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 5 की बात करिए, इक्वल वेक्टर। तो बोलता है व्हेन टू वेक्टर हैज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन देन दिस इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। तो हम उसको क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। यानी इक्वल वेक्टर के लिए कंडीशन ये है कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन नहीं है, एक भी कंडीशन, या तो मैग्नीट्यूड अगर बड़ा हो गया, या डायरेक्शन सेम नहीं है, या तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ। इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो क्या हम आगे बढ़ें? तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 4 और ये था कॉन्सेप्ट नंबर 5। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 6 के तरफ। तो आइए और देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कहता है। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 6। अब समझो कॉन्सेप्ट 6 क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 समझो। कॉन्सेप्ट नंबर 6 जो है वो है अनइक्वल वेक्टर का। किसका है भाई? अनइक्वल वेक्टर का। अनइक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे? तो समझो, व्हेन टू वेक्टर has different in magnitude different in direction as well as both magnitude and direction, as well as both magnitude and direction, then vector will this is called unequal vector। then
दिस इज कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर। समझो क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हेन टू वेक्टर हैज डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड कॉमा डिफरेंट इन डायरेक्शन एज वेल एज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन दिस इज कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर। समझो, मान लो हमारे पास ए वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड है और बी वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड में क्या है, मैग्नीट्यूड में क्या है, अंतर है भाई। एक का मैग्नीट्यूड इतना है और एक का मैग्नीट्यूड इतना है, तो मैग्नीट्यूड में क्या है, डिफरेंस है। तो यहां पे हम बोलेंगे ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड में सेम हो लेकिन डायरेक्शन में क्या हो, अलग अलग, तब पर भी हम बोल सकते हैं ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंस हो और डायरेक्शन में भी डिफरेंस हो, तब पर भी ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर होगा। इसमें देखिए मैग्नीट्यूड में अलग अलग है, इसमें मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है, इसमें मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं अनइक्वल वेक्टर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें तो पहले इसको लिखिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 6। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 7 समझिए क्या बोलता है। जब हम कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे आएंगे तो समझो कॉन्सेप्ट 7 क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 7 समझो, कॉन्सेप्ट नंबर 7 पैरेलल वेक्टर के बारे में बताता है। कौन सा वेक्टर? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे समझो। तो बोलता है क्या, व्हेन टू वेक्टर हैज सेम इन डायरेक्शन then it is called पैरेलल वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो मैं बोलूँगा ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 8, बहुत ही सिंपल सा भी टर्म बता रहे हैं, इजी लग रहा होगा, लेकिन अगले 2 क्लास के बाद जितना हम डिफिनीशन बता रहे हैं सिंपल वाला टर्म, वो सारा चीज का यूज होगा। आज कोशिश करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म कर सके, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, तो चलिए बेसिक कंसेप्ट ये भी चल रहा है। ये छोटे से टर्म है, ये चीज़ आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, ये समय फिर बहुत दिक्कत होने वाला है। तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल क्या होता है, इक्वल क्या होता है, अनइक्वल क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको आना चाहिए। तो चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 8 की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 8 देखो क्या होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा समझो। व्हेन टू वेक्टर
has opposite in direction, has opposite in direction, opposite in direction, then it is called एंटी पैरेलल वेक्टर। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए वेक्टर इधर है और अगर बी वेक्टर इधर है, ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या कहलाएगा? एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। समझ में आया या नहीं? चलिए इसको लिखिए। एकदम बिल्कुल स्मॉल डिफिनीशन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो पहले इसको लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 9 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 9, चलो कॉन्सेप्ट नंबर 9। कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या कहता है? समझो इस चीज को। कॉन्सेप्ट नंबर 9 बोलता है ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। समझिए, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर बोलता क्या है कि वेक्टर में भी ट्रांसलेटेड फ्रॉम one place to other place, one place to other place, one place to other place without its changing, without its changing magnitude and direction, then vector will not change, समझो रे बाबू। क्या कहता है? कहता है वेक्टर में भी ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट इट्स चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन वेक्टर विल नॉट चेंज। समझिए इसका मतलब ये है कि अगर यहां पे कोई वेक्टर A है, समझो, अगर यहां पे कोई वेक्टर A है और यहां पे कोई वेक्टर B है और अगर ये एंगल थीटा है, तो बोलता क्या है कि वेक्टर को अगर मैं चाहूं तो एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पे जा सकता हूं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं साहब, लेकिन कंडीशन ये है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया, दैट मीन्स व्हाट, कि आपने वेक्टर को ही चेंज कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। तो बोलता है क्या कि किसी भी वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लेके जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। समझो, अब अगर मैं चाहूं तो इसी चीज को ए वेक्टर को रहने दो जहां पे है वहां पे, अगर मैं बी वेक्टर को चाहूं तो यहां से उठा करके यहां पे लेके जा सकता हूं, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए। तो सोचो डायरेक्शन कब नहीं चेंज होगा? अगर मान लो कि बी वेक्टर यहाँ से एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है और यहाँ पर भी बी वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए, तो क्या मेरे भाई डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्या?
नहीं ना, क्योंकि जहां जितना यहाँ जिस एंगल पे था उतना ही एंगल पे यहाँ है साहब, तो डायरेक्शन कैसे चेंज होगा? नहीं होगा। तो अगर हम चाहें तो बी वेक्टर को यहाँ से उठा करके यहाँ लेके जा सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। कंडीशन बस एक ही है कि ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। अच्छा, अगर हमको मन करेगा तो ए वेक्टर को उठा करके ऊपर में भी लेके जा सकते हैं। जैसे देखो, अगर हमारा मन किया, बहुत हम खुश हो गए, तो देखो क्या करेंगे। एक्स एक्सिस के साथ बी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है यार? बोलो, कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो बी वेक्टर को रहने दो। ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगा? 0 डिग्री। तो एक स्थान से हम दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। बताओ समझ में आया या नहीं आया? अरे आया ना। चलिए, तो इसको लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्लास 10th से आप लोग 11th में आए हैं, अच्छे से पढ़िए। ऐसा ना कि 9th और 10th की तरह पढ़िएगा कि किसी तरह से रट लेंगे, हो जाएगा। यहाँ पे रट पाना संभव नहीं है, समझ गए? कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा, समझे ना? हाँ, बाकी तो आप खुद होशियार हैं। सारा चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। विश्वास करो, जिस दिन आप फिजिक्स कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने लगिएगा, उस दिन फिजिक्स से आपको अच्छा सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन कंडीशन है उसमें भी कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। आप सोचिएगा कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ें तो फिर फिजिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, सबसे हार्ड सब्जेक्ट में आता है फिजिक्स। सब बोलता है हार्ड है, नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में रटने वाले की संख्या ज़्यादा है। एक्चुअल में फिजिक्स सबसे इजी है, फिजिक्स बहुत इजी है, लेकिन आपको समझ करके जब आप पढ़िएगा इसे, तब रटिएगा तो बहुत टफ लगेगा, लेकिन अगर आप समझ के पढ़िएगा तो बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा, लगेगा कुछ पढ़ रहे हैं। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हुआ, अभी तो कुछ नहीं बताएं, अभी तो एक छोटा छोटा सा तुम लोग को अभी डिफिनेशन बता रहे हैं कि देखो ये चीज़ होता है, पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल होता है, इक्वल होता है, हेड होता है, टेल होता है, ये सब छोटा छोटा भी आपको बता रहे हैं। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा तो 3-4 दिन बाद जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम करने बैठेंगे, जब उसे आप बनाइएगा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े हुए रहेगा, तब देखिएगा कितना मज़ा आता है। लगता है कुछ पढ़े, कुछ सीखे। ये फिजिक्स है, इसमें हर एक चीज़ आपको दिखता है। केमिस्ट्री जो है उसमें रिएक्शन हुआ, बन गया, रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने के बाद लाल रंग होता है, वो दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर फोर्स लगेगा तो आपको दिखेगा कि नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। इसमें बहुत विजुलाइज करना इजी होता है। केमिस्ट्री में तो रिएक्शन हुआ, पीला रंग हो गया, लाल रंग हो गया, अब उसको रट लीजिए कैसे हुआ, कहाँ हुआ, वो तो लैब में हुआ, वो दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर फोर्स लगा साहब फिजिक्स में तो आपको दिखेगा कि फोर्स लगा। अगर करंट फ्लो हुआ तो आपको दिखेगा कि बल्ब जला। समझ रहे हो ना? तो फिजिक्स में सारी चीज़ें दिखती है, और जो चीज़ें दिखता है उसको पढ़ना आसान होता है, और जो चीज़ें दिखता नहीं है उसको पढ़ना बहुत कठिन होता है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो हमारी भावनाओं को समझिए
और फिर इसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, मज़ा आएगा, फील से पढ़िए, फील आएगा, फील लेने की कोशिश करो। चलिए, हो गया। अब हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 10 की ओर, कॉन्सेप्ट नंबर 10 की ओर। चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 10। देखो 10 नंबर कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मैं भी जो बात कर रहा हूं वो किसकी बात कर रहा हूं साहब? कॉन्सेप्ट नंबर 10 का, कॉन्सेप्ट नंबर 10 का। देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 10 होता है निगेटिव वेक्टर। एक होता है, क्या होता है? निगेटिव वेक्टर। समझो, when two vector have, when two vector has same in magnitude but opposite in direction, then one vector is said to be negative vector to the other। इस चीज को समझिए, टू द अदर। यानी बोलता क्या है कि when two vector has same in magnitude but opposite in direction, then one vector is said to be negative vector to the other। मान लो कि A वेक्टर इस साइड है और B वेक्टर इस साइड है, तो क्या दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है? दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, तो मैं बोलूंगा A वेक्टर इक्वल है माइनस B वेक्टर का, और ये भी बोल सकता हूं कि B वेक्टर इक्वल है माइनस A वेक्टर का। आपको जैसे मन है वैसे बोलिए, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए।